तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की टेक्निक से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की टेक्निक से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझा था कि किस तरह से हम कर सकते हैं, इसी तरह आज भी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि किस तरह से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख लो। पहले प्रॉब्लम क्या है। तो यार, प्रॉब्लम मेरे पास कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक सैंपल है, एक एक सैंपल है, एक कॉम्प्लेक्स का सैंपल है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है? वो आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसका मेरे पास एक सैंपल है। उसमें से क्या करा, मैंने उसमें से एलिक्वेट सैंपल ले लिया। अब एलिक्वेट सैंपल क्या होता है? दरअसल एलिक्वेट सैंपल मतलब ओरिजिनल सैंपल का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। अब कुछ फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी ले लें आप। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है इसका, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब तो इस तरह से इसका कुछ हिस्सा ले लिया। ये कहलाता है हमारे पास एलिक्वेट सैंपल। ठीक है, ओरिजिनल में से कुछ हिस्सा ले लेना, ये कहलाता है एलिक्वेट सैंपल। तो एलिक्वेट सैंपल ले लिया मैंने इसमें से। अब इस सैंपल में है क्या? दरअसल ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है? आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कितना लिया है एलिक्वेट सैंपल, कितना लिया है? तो उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम में कि हमने 50.00 ml एलिक्वेट सैंपल लिया आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड के कॉम्प्लेक्स का ओरिजिनल सॉल्यूशन से। और उसको क्या करा फिर? दरअसल हमने इस सवाल में करना ये है कि हमारे पास जो सैंपल है ना, ओरिजिनल सैंपल, उसमें हमें आयरन 3 जो है, आयरन 3 की एस्टिमेशन करनी है, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करना है हमें। उसके लिए हमने एलिक्वेट सैंपल ले लिया है। अब वो क्यों लिया है, उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। हम पूरा सॉल्यूशन से काम नहीं करते, हम एलिक्वेट सैंपल लेकर काम करते हैं। उसमें टेम्परेचर का भी एक रोल फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से हम एलिक्वेट सैंपल से काम कर रहे होते हैं। तो हम उस पर, आज का मुद्दा ये नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे ये क्यों लिया है एलिक्वेट सैंपल। तो बहरहाल हमने एलिक्वेट सैंपल ले लिया, 50.00 ml लिया है। ठीक है, और इसको जो है फिर क्या कराया, हमने इसको टाइट्रेट करवाया है। ठीक है, किसके साथ? इसको टाइट्रेट करवाया है EDTA के साथ। इसका कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है, फिर इसको हमने EDTA के साथ टाइट्रेट करवाया। अब होगा क्या, ये जो आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये EDTA के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, टाइट्रेट करवाया तो ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब कॉम्प्लेक्स जब, तो यार जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसको टाइट्रेट करा है। हमारे पास जो आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड का एलिक्वेट सॉल्यूशन है 50 ml का, इसको टाइट्रेट करा है EDTA के साथ। वो मैं कंसंट्रेशन बताना भूल गया था। तो कितनी कंसंट्रेशन EDTA के साथ? फर्स्ट करो यहाँ पर एक ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपके पास क्या है? EDTA। उसकी कंसंट्रेशन है 0.1000 मोलर। इतनी मोलर की कंसंट्रेशन का हमारे पास EDTA है, उसको हमने ऐड करा है अपने इस सॉल्यूशन में, ऐड कर दिया हमने, जिसमें हमारे पास आयरन 3 मौजूद है। EDTA को जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमने इतनी कंसंट्रेशन का EDTA लिया है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हम क्या करेंगे, इस जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है इसको एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एनालाइज हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारा बनने वाला कॉम्प्लेक्स है आयरन 3 EDTA, वो नहीं करेगा एब्जॉर्ब। हम जो रेडिएशन देने वाले हैं 525 नैनोमीटर की 525 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन जो हम उसमें देंगे, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आपका एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहा है? जो कि पहले ओरिजिनल सैंपल वाला जो कॉम्प्लेक्स था ना, वो हमारे पास रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है 525 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो जब ओरिजिनल सैंपल वाला कॉम्प्लेक्स यानी आयरन 3 सैलिसिलिक एसिड का कॉम्प्लेक्स जब एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम EDTA डालेंगे, वैसे वैसे आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। आयरन सैलिसिलिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा रहेगी, बाद में क्या होगा,
जैसे जैसे EDTA ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस कम होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए हमारे पास डाटा आ जाएगा, वो डाटा क्या होगा, वो डाटा में हमारे पास दरअसल वॉल्यूम होगा जो हमने EDTA का यूज़ किया होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ा रहे होंगे, जैसे हमारे पास डाटा में मौजूद है 0. जब कुछ भी वॉल्यूम नहीं डाला था EDTA का तो उस वक्त एब्जॉर्बेंस आई थी 0.995। ठीक है, जब हमने 0.1 ml डाला EDTA तो उस वक्त एब्जॉर्बेंस कम हो गई 0.883। उसके बाद 0.3 ml डाला अपना EDTA तो उसके बाद और कम हो गई, फिर 0.5 ml, फिर 0.7 ml, 0.1 ml, 0.9 ml, इस तरह करके हम EDTA को ऐड करते गए, वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस कम होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि एब्जॉर्बेंस 0 हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो ये तो खत्म हो रहा होगा ना, जो ओरिजिनल सैंपल वाला आयरन सैलिसिलिक एसिड वाला कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो रहा होगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना भाई। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा सॉल्यूशन, तो उस वक्त एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। जो हमारे पास डाटा होगा उसका EDTA का वॉल्यूम जो हमने यूज़ किया होगा उसका, और एब्जॉर्बेंस के साथ हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही हमें मिलेगा इक्विवेलेंस वॉल्यूम। हमें EDTA का इक्विवेलेंस वॉल्यूम निकालना है। वो वॉल्यूम जितना 50 ml जो आयरन का सॉल्यूशन है, इस 50 ml आयरन के सॉल्यूशन में आयरन जितना भी आयरन है उससे रिएक्ट करने के लिए, उस टोटल आयरन से रिएक्ट करने के लिए हमें EDTA जितना चाहिए वो EDTA वो अमाउंट इक्विवेलेंस अमाउंट है। तो वो इक्विवेलेंस अमाउंट हमें ग्राफ से मिल जाएगा। हमें ग्राफ से इक्विवेलेंट वॉल्यूम मिलेगा। हम वॉल्यूम से फिर उस इक्विवेलेंस वॉल्यूम में EDTA का कितना मोल बनता होगा उसको निकाल लेंगे। उसके बाद आगे का फर्दर काम करेंगे। तो अब इसको रब कर देते हैं। यार ग्राफ तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ग्राफ में जो ग्राफ हमने बनाया है वो ग्राफ किस तरह का है और उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकला है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर जाकर निकला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 0.900 ml निकला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब ये वो इक्विवेलेंस वॉल्यूम है EDTA का जो 50 ml के सॉल्यूशन में जितना भी आयरन था, आयरन के जितने आयरन 3 था हमारे पास, उसको फर्निश करने के लिए इतना वॉल्यूम दरकार, इतना वॉल्यूम लगा हमें। ठीक है, तो इस वॉल्यूम में EDTA का मोल कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। EDTA की कंसंट्रेशन कितनी थी, EDTA की कंसंट्रेशन थी 0.100, मतलब 1000 ml में EDTA के कितने मोल होंगे, 0.1000। ठीक है, 1000 ml में EDTA के इतने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट निकला, इक्विवेलेंस वॉल्यूम निकला है वो कितना है 0.900 ml में कितना होगा 0.1000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.900। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कुछ, ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट -3 0.1000 एक्सपेरिमेंट -3 0.900। इसको 1 बनाने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट -1 लगाना पड़ेगा, तो ये -4 हो जाएगा और ये -5। तो ये हो जाएगा 9 एक्सपेरिमेंट -5 मोल्स। तो EDTA के कितने मोल्स हमें चाहिए, तो यार कितने निकल गए, 9 एक्सपेरिमेंट -5 मोल्स निकल गए EDTA के। मतलब जो इक्विवेलेंस वॉल्यूम निकला है EDTA का उसके हिसाब से इतने मोल्स डिलीवर किए हमने उस पूरे आयरन को कॉम्प्लेक्स मतलब फर्निश करने, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है,
तो अब हम इसके ज़रिए निकालेंगे आयरन 3 जो है हमारा, उसके नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे देखें, एक हम मोल रेशो लगाएंगे। मोल रेशो कैसा लगाएंगे, मोल रेशो इस हिसाब से लगाएंगे। देखें EDTA का आपको पता है, EDTA तकरीबन मेटल आयंस के साथ जब कंबाइन होता है तो 1:1 के रेशो में कंबाइन होता है, यही तो इसका बेनिफिट है। तो 9 एक्सपेरेंट -5 मोल EDTA के निकले, इसका मतलब 9 एक्सपेरेंट -5 मोल ही होंगे आयरन 3 आयन के। भाई 9 एक्सपेरेंट -5 मोल है EDTA का, तो उसके साथ कंबाइन होने के लिए उतना ही आयन तो चाहिए होगा ना। तो इस हिसाब से कितने निकल गए आयरन 3 के आयन, आयरन 3 के मोल्स, आयरन 3 के मोल्स 9 एक्सपोनेंट -5, जो कि किसमें निकले हैं। हमने एलिवेट सैंपल कितना लिया था, 50.00 ml, मतलब 50.00 ml में इसके कितने मोल्स हैं। अब कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, मोलर कंसंट्रेशन, तो 1000 ml में देख लेते हैं कितना होंगे। मतलब कि 50.00 ml ऑफ आयरन 3 solution contains 9 exponent -5 मोल्स। तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में कितना होगा, 9 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 50.00 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये कितना निकल जाएगा, 5 में से 3 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻²। इसको कितना आई थिंक, तो ये कोई डिवाइड होकर 1.8 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, वीडियो लंबा हो जाएगा। 1.8 एक्सपोनेंट -3, ये इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड होगी। मतलब कि आयरन 3 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1.8 एक्सपोनेंट -3 मोलर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।